बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड का इंतहाई इम्पोर्टेंट और आप कह लें कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्रक्स ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से इसको आपने देखना है और अंडरस्टैंड करना है। इसका जो पहला पोर्शन है, पहला सेशन, वो थ्योरेटिकल है, जिसमें हम फर्स्टली इंट्रोडक्टरी इस पे बात करेंगे। बेसिकली देर आर टू अप्रोचेस टू इंटरनेशनल ट्रेड, एक ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। दो चीजें, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, द इंटरनेशनल अप्रोच एंड द रीजनल अप्रोच। एक को हम इंटरनेशनल अप्रोच कहते हैं और एक क्या कहते हैं, इलाकाई अप्रोच हम कहते हैं, रीजनल अप्रोच कहते हैं। ये दो अप्रोचेज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड अप्रोच की। The international approach involves international conferences under World Trade Organization (WTO). The purpose of these international conferences is to reduce barriers to international trade and investment. एक चीज, अब इसके बाद हम बात करते हैं रीजनल अप्रोच की। The regional approach involves agreement among a small number of nations, यानी दुनिया में से चंद एक नेशंस मिलके आपस में एग्रीमेंट करती हैं, whose purpose is to establish free trade among themselves, जिसका मकसद होता है कि आपस में सिर्फ वो फ्री ट्रेड करें, while maintaining barriers to trade with the rest of the world। जो मेंबर कंट्रीज हो उनके लिए बैरियर्स को खत्म करना, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज हो उनके लिए बैरियर, टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो उसी तरह रहें। तो दिस वाज इंट्रोडक्टरी ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर है बात? नहीं सर, मुझे तो नहीं समझ आई। नहीं समझ आई? मैंने यहाँ पे ये बात की है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दो अप्रोचेस होती हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए दो अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। पहली अप्रोच है इंटरनेशनल अप्रोच और दूसरी है रीजनल अप्रोच। जो इंटरनेशनल अप्रोच है उसके लिए WTO का रोल हम डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, आजाद किया जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो WTO के मेंबर्स हैं उनमें फ्री ट्रेड करवाई जाए। पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच है रीजनल। रीजनल का मतलब ये कि एक रीजन के कुछ कंट्रीज मिलके, स्मॉल नंबर ऑफ नेशंस मिलके आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपस में तो फ्री ट्रेड कर देते हैं, ना टैरिफ लगाएंगे ना कोई कोटा लगाएंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे आपस में ट्रेड की नहीं होंगी। लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज होंगे, जो उन नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज के मेंबर नहीं होंगे, कोई जिनका एग्रीमेंट नहीं होगा, उनके ऊपर ट्रेड के बैरियर्स उसी तरह रहेंगे। टैरिफ हो या कोटा हो या अदर कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, उसी तरह रहेंगे। ये दो सर इनके अप्रोचेस क्यों मैंने वैसे आप उसी तरह रहेंगे? जी, इनके क्यों वैसे ही रहेंगे? क्योंकि वो नॉन मेंबर है ना, उनका एग्रीमेंट नहीं है। वो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट देना चाहते हैं। जो उनके साथ मिले हुए नहीं है, जिनका एग्रीमेंट नहीं है, उनको वो बेनिफिट इसलिए नहीं देना चाहते कि वो खुद बेनिफिट आपस में एक दूसरे से लेना चाहते हैं। अगर नॉन मेंबर को वो बेनिफिट देंगे तो उनका बेनिफिट नहीं होगा, उनकी अपनी वेलफेयर नहीं होगी। तो इसलिए जो नॉन मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके ऊपर वो कहते हैं जी आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगी रहने दें, सैंक्शंस लगी रहने दें, टैरिफ और कोटा जो सिस्टम है वो उनके लिए होगा, लेकिन जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया होगा वो फ्री ट्रेडिंग जोन आपस में करार दे देंगे। ठीक ठीक है, है। चल, ये इंट्रोडक्शन था, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जी सर। बात थोड़ी सी लंबी है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज इन अ ज्योग्राफिक रीजन टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अमंग ईच अदर। ये एग्रीमेंट होते हैं जो मतलब रीजनल कुछ कंट्रीज मिलके आपस में एग्रीमेंट करते हैं। दो किस्म के बैरियर्स होते हैं ट्रेड को, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में कोटा आता है या फुल पाबंदी को आप, फुल जो सैंक्शंस होती हैं उनको आप कह लें।
और टैरिफ का मतलब ये कि उनकी जो इंपोर्ट उनकी जो एक्सपोर्ट्स आएंगी उसके ऊपर टैक्स लगाना। बाय एंटरिंग इनटू रीजनल एग्रीमेंट्स, ये जो रीजनल एग्रीमेंट्स होते हैं जिनकी लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में, groups of countries aim to reduce trade barriers more rapidly than can be achieved under the auspices of the WTO। यानी ये जो रीजनल कुछ कंट्रीज मिलके आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि ट्रेड बैरियर्स को हटाएं, उनकी उनका ये उनकी कोशिश होती कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत हम ज्यादा जल्दी से अपने जो ट्रेड वॉल्यूम को ज्यादा करना है या उसके मसाइल है, ज्यादा जल्दी उससे ज्यादा क्विक, मतलब हमें रिस्पॉन्स चाहिए, हम जल्दी ट्रेड को लिबरलाइज करना चाहते हैं। तो वैसे तो एक इंटरनेशनल अदारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है ट्रेड को लिबरलाइज करने की, लेकिन अगर कोई WTO से सेटिस्फाई ना हो तो रीजन के कुछ कंट्रीज मिलके आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो WTO से ज्यादा जल्दी और ज्यादा एफिशिएंटली उन फंक्शंस को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले जो चीज होती वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया होता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया यानी कि एक ऐसा एरिया जिसको प्रेफर किया जाता है कि यहां पे हमने ट्रेड करनी है, कि एशिया में ट्रेड करनी है, या यूरोप के एरिया को प्रेफर किया जाता है, या अंटार्कटिका के एरिया को प्रेफर किया जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका, मतलब एक एक फेवरेट एरिया होता है ना, तो उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेवल है, ठीक है, फर्स्ट ये लेवल है। सेकंड लेवल जो है दैट इज फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया मतलब कि जहां पे आपको कोई टैरिफ या दूसरी सैंक्शंस का फेस उसका नहीं करना पड़ता। तीसरा लेवल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का कस्टम यूनियन। तीसरे नंबर पे क्या आता है? कस्टम यूनियन आता है। कस्टम यूनियन से और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर की जाए एडवांस लेवल पे तो एक इनकी कॉमन मार्केट बन जाती है चौथे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे अगर इससे भी ज्यादा एडवांस जाना है तो कॉमन मार्केट के बाद इकोनॉमिक यूनियन होती है। इसको मैं दोबारा रीसाइज अगर करूं तो ये देखें इकोनॉमिक यूनियन होती है, ठीक है। इकोनॉमिक यूनियन के बाद उसके बाद क्या होता है? पॉलिटिकल यूनियन होती है। एक इकोनॉमिक यूनियन होती है और एक पॉलिटिकल यूनियन होती है। और ये वन बाय वन जो है ना, इस तरह इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पूरी दुनिया के अंदर इस तरह अपनी अपनी मंजिलें तय करती है। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, उसके बाद होता है फ्री ट्रेड एरिया, उसके बाद कस्टम यूनियन, उसके बाद कॉमन मार्केट, उसके बाद कॉमन इकोनॉमिक यूनियन, और एंड पे आती है पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है ना। अब आपका अल्टीमेटली कस्टमर सवाल ये यूनियन का क्या मतलब होता है? जी, कस्टमर यूनियन, कस्टमर यूनियन में क्या होता है? ये अभी मैं यूनियंस के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। हम अच्छा, बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। ये पूरा सेशन इन्हीं चीजों पे है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले मैंने बात की, जो सबसे पहली चीज थी वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया था ना। जी, जी। तो लेट हैव अ लुक एट प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। Preferential trade agreements provide lower barriers on trade among participating nations। वो नेशन जो आपस में ट्रेड कर रही हो तो वो बैरियर्स को लोअर कर देती हैं, कम बैरियर्स लगाती हैं। यानी टैरिफ है तो उसका रेट कम कर दिया, कोटा है तो कोटे को ज्यादा कर दिया, ठीक है ना। तो देन ऑन ट्रेड विद नॉन मेंबर नेशंस, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में ये होता है कि जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके ऊपर लोअर बैरियर, और जो नॉन मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके ऊपर रूटीन के बैरियर्स, उनके ऊपर बैरियर ज्यादा होते हैं। दैट इज लोअर टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। दिस इज द लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मतलब इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अच्छा नहीं समझा जाता दुनिया में कि आप अपने मेंबर कंट्रीज को तो नवाज रहे हैं, मतलब मोरली मोरली इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता कि आप अपने मेंबर कंट्रीज को तो नवाज रहे हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं बेशक वो मतलब बेनिफिट्स के लिए, मतलब उनके लिए बेनिफिट्स ड्यू हो या वहां से बेनिफिट ले सकते हैं,
तो आप पब्लिक का नहीं सोच रहे, दुनिया के अंदर इंसानों का नहीं सोच रहे, बल्कि आप अपने मेंबर कंट्रीज का सोच रहे हैं। तो इसलिए ये फिक्रा, ये जुमला यहाँ पे कहा जाता है कि दिस इज द लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और ये क्यों लूजेस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमेशा रहती नहीं है, क्योंकि आपके बेनिफिट्स जो हैं या आपकी जो वफादारियां हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसे कहते हैं लूजेस्ट फॉर्म है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, ये बदलती रहती है। अ गुड एग्जांपल इज द कॉमनवेल्थ प्रेफरेंसेस सिस्टम। आपको पता है ना कॉमनवेल्थ की नेशंस हैं कुछ, हाँ जी। जो कि 1932 में कॉमनवेल्थ कंट्रीज कुछ मिले थे, अलाय किया था उन्होंने आपस में। कॉमनवेल्थ प्रेफरेंसेस सिस्टम जो है ये एक एग्जांपल है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया की, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932 अमंग 48 कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जिसमें 48 कंट्री शामिल है। बर्तानिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और काफी कंट्रीज हैं, मालदीव है उसमें, और काफी कंट्रीज हैं। तो ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर के लिए। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया जो पहली स्टेयर मैंने आपको बताई थी, उसकी एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि वो किस तरह मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड बैरियर्स को खत्म नहीं करते, लो करते हैं, कम करते हैं ट्रेड बैरियर्स को, हाँ और वो नॉन टैरिफ ट्रेड हो। मेंबर्स जो है वो उनके ऊपर उन्होंने बैरियर्स वही मेंटेन किए हुए जो है वो ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर वही मेंटेन रखने, लेकिन जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर बैरियर्स को रखते तो हैं, बट बैरियर्स लो कर देते हैं। तो पहली चीज जो है ये क्लियर होगी फरूक साहब। जी सर। प्रेफरेंशियल ट्रेड के बाद जो सेकंड चीज है, दैट इज इफ यू रिमेंबर, फ्री ट्रेड। दैट इज फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया, अ फ्री ट्रेड एरिया इज एन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडिंग नेशंस। इसमें कुछ नेशंस की, कुछ कंट्रीज की आपस में एक एसोसिएशन बन जाती है, whose members agree to remove all tariff and non tariff barriers, जिसके मेंबर्स ये आपस में एग्री कर जाते हैं कि हर किस्म के बैरियर्स को हम खत्म करेंगे, टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स। ईच मेंबर however maintains its own set of trade restrictions against outsiders। इसमें ये होता है फ्री ट्रेड एरिया में कि जो जो मेंबर कंट्री है, मेंबर कंट्री के ऊपर तो कोई किसी किस्म की ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, ना गुड्स पे ना सर्विसेज पे। लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज होते हैं, हर कंट्री इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट बैरियर्स क्रिएट करता है नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए। पहले पैसेज के अंदर ये बात हुई। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो बेस्ट एग्जांपल्स आर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ईफ्टा। ईफ्टा इसे कहते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, फॉर्म्ड इन 1960 बाय यूके। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज इसके अंदर शामिल थे। और उसके बाद जो फिनलैंड है उसने 61 में ज्वाइन किया था इनको। एंड द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी इसकी एग्जांपल है, नाफ्टा जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, ये भी एग्जांपल है इसी की, फ्री ट्रेड एरिया की, कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, मेक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज फॉर्म्ड इन 1993, जो कि 1993 में फॉर्म हुई थी। तो आपको फ्री ट्रेड एरिया की बात क्लियर हुई, इसकी एग्जांपल्स क्लियर हो गई। आगे बढ़े हम। हाँ जी हाँ जी। जी सर। तो इसकी एक जरा गुड। एग्जांपल बता दें, नाफ्टा और क्या है? नेफ्टा और इफ्टा, नेफ्टा और इफ्टा। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट है कॉमन यूनियन। अगली जो स्टेयर है, अगला नेक्स्ट जो स्टेप है वो कस्टम यूनियन का है। अ कस्टम यूनियन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर ट्रेडिंग पार्टनर्स। कस्टम यूनियन में क्या होता है, दो पार्टनर होते हैं, मिनिमम दो पार्टनर्स होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, टू रिमूव ऑल ट्रेड बैरियर्स अमंग देमसेल्व्स एंड अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। पिछले में हम ये बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल पॉलिसी इंडिविजुअल होती है, नॉन मेंबर के लिए हर कंट्री अलग अलग अपने बैरियर्स क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल दुनिया के लिए कस्टम यूनियन क्या करती है, एक जैसे बैरियर क्रिएट कर देती है उनके लिए, ठीक है।
इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ये बेनिलक्स है, जिसमें बेल्जियम आता है, नेदरलैंड आता है और लग्जमबर्ग। ठीक है, ये 3 कंट्रीज आते हैं। ये कस्टम यूनियन की एक बेहतरीन एग्जांपल है विच इज फॉर्म्ड इन 1948। सर एक तो ये क्वेश्चन, अभी ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, इसमें 2 चीजें आपने जहन में रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी। मतलब इसमें हिस्टोरिकली भी एक रिव्यू चल रहा है, साथ साथ एग्जांपल्स भी हैं, और दूसरा एमसीक्यूज के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हवाले से भी। ठीक है, तो ये चीज आप इसको आपने बड़ा मतलब इसकी आपने एक तरतीब बना के, ये बेल्जियम, नेदरलैंड्स और ये लुक्समबर्ग, यही खाली स्टेट्स हैं जो आपस में उन्होंने ट्रेड का ये यूनियन बनाया हुआ है। जी 3, ये जी थ्री ऑफ इनके दीज, दरमियान थ्री कोई ऑफ ट्रेड दीज। बैरियर्स नहीं होंगे। जी, ये बाकी दुनिया के लिए, एक्सटर्नल दुनिया के लिए तो कॉमन पॉलिसी अप्लाई करेंगे कि ये बैरियर्स हम बाकी सब कंट्रीज पे लगा दें, लेकिन आपस में कोई बैरियर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें तीन स्टेट्स आ रही हैं, 3 नेशंस हैं, बेल्जियम है, नेदरलैंड है और ये लग्जमबर्ग है। ठीक है, 1948 में ये बनी थी। तो ये कस्टम यूनियन की एक बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको दे सकते हैं। और अगर वो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे कि कस्टम यूनियन की फ्ला एग्जांपल है, तो ये आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है जी, कस्टम यूनियन क्लियर हो गया? जी सर। जी जी। अच्छा, कस्टम यूनियन के अलावा जो नंबर 4 पे था, डू यू रिमेम्बर के नंबर 4 पे क्या था? जी सर, नंबर 4 पे था कॉमन कॉमन मार्केट। मार्केट। कॉमन मार्केट। अब हम आ गए कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में 3 चीजें होती हैं। अ कॉमन मार्केट गोज बियॉन्ड अ कस्टम यूनियन by also allowing the free movement of labor and capital among nations। बाकी तो सारी चीजें वही कस्टम यूनियन वाली, लेकिन अब कॉमन मार्केट में एक एडिशनल फीचर ये आ गया कि जो लेबर और कैपिटल है उसकी मूवमेंट भी फ्री होगी उन आपस में जो मेंबर कंट्रीज होंगे। अ कॉमन मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग नेशंस दैट परमिट्स नंबर 1 the free movement of goods and services among member nations. Number 2, the initiation of common external restrictions against non-member countries. Number 3, the free movement of factors of production। अब बता, 2 किस्म के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर कैपिटल अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स विद द ब्लॉक। जो उन्होंने ब्लॉक बनाया होता है उसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी फ्री मूवमेंट होगी। ये एक तीसरा फीचर जो कस्टम यूनियन के साथ अगर प्लस कर दे, तीसरा फीचर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फ्री मूवमेंट को, तो कॉमन मार्केट बन जाती है। Thus, labor and capital are free to move as there are no restrictions on immigration, ठीक है, immigration और क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ कैपिटल बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो इसमें अगर हम कोई एग्जांपल कोट करना चाहें तो यूरोपियन यूनियन की है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन इज द बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड फॉर कॉमन मार्केट which achieved the status of a common market in 1992। इन्होंने 1992 में स्टेटस अचीव किया था, बात को याद रखना है। 1992 में यूरोपियन यूनियन ने कॉमन मार्केट का स्टेटस अचीव किया था, उससे पहले नहीं था, 1992 में। क्योंकि ये कॉमन कस्टम यूनियन तो ये पहले भी थी, लेकिन कॉमन मार्केट कब बनी? 1992 में बनी। तो कॉमन मार्केट क्लियर है? जी सर। अब इसका मतलब है कि नंबर 5 पे हम जा रहे हैं। नंबर 5 पे डू यू रिमेम्बर पॉलिटिकल क्या था उसमें? इकोनॉमिक यूनियन। अच्छा, इकोनॉमिक यूनियन अभी रहती है। ठीक है, तो ओके वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक यूनियन। सो इकोनॉमिक यूनियन इज इन फ्रंट ऑफ यू। An economic union involves the free flow of products and factors of production between member countries and the adoption of a common external trade policy। जो इकोनॉमिक यूनियन है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स and factors of production between member countries and adoption of a common external trade policy। अब इसमें क्या ऐड हो गया? बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने अभी पीछे लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे,
कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट में अगर वो एक्सटर्नल जो कमर्शियल पॉलिसी लगाते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, वो भी उनकी एक कॉमन पॉलिसी लग जाए तो इकोनॉमिक यूनियन बन जाती है। अब फुल इकोनॉमिक यूनियन ऑल्सो रिक्वायर्स अ कॉमन करेंसी। उनकी इकोनॉमिक यूनियन की करेंसी भी एक हो जाती है, हार्मोनाइजेशन भी उनकी आपस में हो जाती है मेंबर कंट्रीज की, टैक्स रेट्स भी सेम हो जाते हैं, और कॉमन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज वो लगाते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक यूनियन होती है। जैसे कि आप ये देखें, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फॉर्म्ड एन इकोनॉमिक यूनियन इन 1920। 1920 में इन दो कंट्रीज ने इकोनॉमिक यूनियन बनाई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हार्मोनाइजेशन आपस में कर ली, इनके टैक्स रेट सेम हो गए, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी एक, इनकी फिस्कल पॉलिसी एक, और इनकी करेंसी भी कॉमन इस्तेमाल हुई 1920 में। तो ये बेल्जियम और लग्जमबर्ग जो है इकोनॉमिक यूनियन की बेहतरीन एग्जांपल है। और ये फॉर्म कब हुई? 1920 में इकोनॉमिक यूनियन होगी। और अब इकोनॉमिक यूनियन पे जो लास्ट स्टेज है वो पॉलिटिकल यूनियन है, जो कि आजकल जो दुनिया पे ज्यादा एक्सरसाइज की जा रही है, पॉलिटिकल यूनियन। तो दिस इज द अल्टीमेट इंटीग्रेशन when an economic union is fully integrated to become one nation। जब वो दोनों आपस में मर्ज हो जाए और कहें जी हम एक ही नेशन है, ठीक है, तो उसे आप पॉलिटिकल यूनियन कहते हैं। और उसकी बेहतरीन और अकलौती मिसाल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स सर्व्स एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल यूनियन। आपको पता है कि यूएसए जो है वो एक पॉलिटिकल यूनियन की एक बेस्ट एग्जांपल है। सारी स्टेट्स की, जैसे अभी इलेक्शंस हो रहे थे, तो सारी स्टेट्स का एक ही प्रेसिडेंट होता है, राइट ना। जी जी। तो ये थी जो हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की स्टेजेस थी जो हमने अभी तक डिस्कस की। ठीक है, होप सो कि आपने स्टेजेस को एंजॉय किया होगा। अब मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। थोड़ा सा हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं ना, पांचों चीजों को। सबसे ऊपर, सबसे जो जदीद, मतलब सबसे लेटेस्ट जो चीज है वो पॉलिटिकल यूनियन है। तो इसमें होता क्या है? कोऑर्डिनेट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंबर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम एक होता है, इकोनॉमिक सिस्टम एक होता है, और जो मेंबर्स होते हैं उनका फुल कोऑर्डिनेशन होता है आपस में। ये पॉलिटिकल यूनियन होती है। यानी आप ये कह लें कि वो एक मुल्क है। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है? इकोनॉमिक यूनियन रिमूव बैरियर्स टू ट्रेड, remove barriers to labor, remove barriers to capital, set a common trade policy। ट्रेड पॉलिसी कहें या कमर्शियल पॉलिसी कहें। अब ये ट्रेड पॉलिसी किस बारे में होती है? टैरिफ, कोटा वगैरह के बारे में होती है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में होती है, अगेंस्ट नॉन मेंबर कंट्रीज। यानी एक्सटर्नल जो दुनिया है उनके लिए जो उन्होंने ट्रेड पॉलिसी अपनानी है, टैरिफ की, कोटा की, सैंक्शंस की, वो कॉमन होती है। एंड कोऑर्डिनेट मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इकोनॉमिक पॉलिसीज में जितने मेंबर कंट्रीज उसमें होते हैं एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं और एक जगह बैठकर वो पॉलिसी बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। ये इकोनॉमिक यूनियन हो गई। ठीक है, और इसमें तीसरे नंबर पे कॉमन मार्केट है जिसकी हमने बात की, दैट रिमूव ऑल बैरियर्स टू ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल अमंग मेंबर्स एंड सेट अ कॉमन ट्रेड पॉलिसी अगेंस्ट नॉन मेंबर्स। इसके अलावा चौथे नंबर पे कस्टम यूनियन है, that remove all barriers to trade among members and set a common trade policy against non-members। फ्री ट्रेड एरिया आ गया। तो इस the free trade area remove all barriers to trade among members but each country has own policies for non-member countries। तो ये इसको हमने इसको एक समरी में भी देखा, एक टेबल में भी देखा, और अलग-अलग एग्जांपल्स के साथ भी हमने इसको देखा। तो उम्मीद है कि अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको यस नो की फॉर्म में भी आपको बता देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत एक्सपेक्टेड हो सकती है इसमें से। यार नजर ही कुछ नहीं आ रहा।
मैं कोशिश करता हूं कि अभी ना इसके आप पहले 2 कॉलम देखें। फ्री ट्रेड एरिया की बात हो रही है। सबसे पहले आप देखें फ्री ट्रेड एरिया, इसमें एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ एंड कोटा अमंग मेंबर्स। तो जो फ्री ट्रेड एरिया है उसमें जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनमें कोटा और टैरिफ को एलिमिनेट किया जाता है। यस, इसका आंसर है। और अगर हम कॉमन टैरिफ और कोटा सिस्टम की बात करें तो नहीं होता, या हम एलिमिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फैक्टर मूवमेंट की बात करें तो वो नहीं होती, या हम हार्मोनाइजेशन और यूनिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो नहीं होती। लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पे कस्टम यूनियन पे आ जाएं तो उसमें साथ कॉमन टैरिफ और कोटा सिस्टम भी शामिल हो जाता है, बाकी दोनों चीजें नहीं होती। लेकिन अगर हम तीसरे नंबर पे कॉमन मार्केट पे आ जाएं तो उसमें तीसरी चीज जो है एलिमिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फैक्टर मूवमेंट हो जाती है, लेकिन लास्ट वाली जो चीज है हार्मोनाइजेशन और यूनिफिकेशन नहीं होती पॉलिसीज पे। और जो लास्ट हमने इकोनॉमिक यूनियन की बात की तो उसमें चारों चीजों के लिए यस होता है। ये एक यस नो में एक टेबल सा बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे नहीं भी देख रहे तो मैं जैसे आपके ग्रुप में अभी शेयर करूंगा तो आप इसको जरा जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये वही